नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अरण्यम। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। सावन में मछली भोज सनातन का अपमान है, पंकज चौधरी की तरफ से कहा गया। अयोध्या की मर्यादा तार तार की गई है। सनातन का अपमान कांग्रेस की नीयत बन गया है। संत समाज से माफी मांगी कांग्रेस। पंकज चौधरी ने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए कई चीजों का जिक्र किया। सनातन का अपमान कांग्रेस की नीयत बन चुका है। तो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इसी बीच बीजेपी ने अजय राय को घेरा है। संत समाज से माफी मांगने की मांग की गई है। पंकज चौधरी की तरफ से कहा है कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है और सनातन का अपमान हुआ है, तो बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सावन में मछली भोज करने पर नाराजगी बीजेपी की तरफ से जाहिर की गई है। एक तरफ सावन का महीना और दूसरी तरफ जो भोज किया गया है, इसको लेकर बीजेपी में नाराजगी है। तो सावन में मछली भोज सनातन का अपमान है, पंकज चौधरी ने कहा है। अयोध्या की मर्यादा को तार तार की गई है और इस पर माफी मांगना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि सनातन का अपमान कांग्रेसियों ने किया है। कांग्रेस की नीयत में अब अपमान आ चुका है। कई चीजों का जिक्र पंकज चौधरी की तरफ से किया गया है और इस बीच जमकर बरसते हुए नजर आए पंकज चौधरी। एक्स पर उनकी तरफ से ये पोस्ट पंकज चौधरी की तरफ से और अजय राय को घेरते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि इस मछली भोज में अजय राय शामिल हुए थे और इसी पर ये नाराजगी बीजेपी की तरफ से और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सनातन का अपमान कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की नीयत में ये तमाम चीजें शुमार हो चुकी हैं। अयोध्या की मर्यादा को भी तार तार किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य में बहसबाजी और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। तो मछली भोज को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार और अब तक कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं और इसी पर बीजेपी को ये बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अजय राय शामिल हुए थे और उनके स्वागत के लिए 10 क्विंटल मछली पकाई गई थी। इसी को लेकर ये राजनीति और बीजेपी ने अजय राय को घेरा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के तारून इलाके में यह आयोजन किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हुए थे। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र कुमार गौतम भी इसमें मौजूद रहे थे और इस पूरे कार्यक्रम में भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी रही। 10 क्विंटल मछली भात का इंतजाम किया गया था। इसी पर अब बीजेपी की तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है। सनातन का अपमान बताया जा रहा है। तो पंकज चौधरी की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि साफ तौर पर पंकज चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, एक तरफ भोज भात हुआ और इस मछली भोज को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी की तरफ से सनातन का आरोप लगाया जा रहा है कि सनातन का अपमान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। जी, देखिए, यूं तो अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, बीते दिनों में किस तरीके से चंदा चोरी के मामले को लगातार उन्होंने उठाया और उन्होंने बताया कि सनातन को बदनाम किया है, अयोध्या राम मंदिर में बड़ी चोरी हुई है। तो देखिए, एक तरफ तो चेहरा ये सनातन का दिखाते हैं, दूसरी तरफ बड़ा आरोप लगाते हैं। और दूसरी तरफ की बात करें तो देखिए, सावन जैसे पवित्र महीने पर जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पूरे यूपी में जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है, वहां पर रोक लगा देते हैं मांस और मदिरा और मांस की बिक्री को लेकर के। तो वहीं पर अयोध्या जैसे अगर जिले में ऐसी तस्वीरें निकल के आए तो काफी निंदनीय होती है। और वो भी ऐसे पार्टी के द्वारा जो पार्टी लगातार सनातन का विरोध करती है और राम मंदिर मुद्दे के, देखिए, उनको तो सिर्फ मुद्दा चाहिए उठाने के लिए, तो उनको मतलब नहीं है सनातन से, ना कोई भी चीजों से मतलब है। देखिए, पावन जैसा पवित्र महीना होता है जहां पर मछली भोज तो दूर की बात क्या है, तो यहाँ पर हम किसी तरीके के भोज या फिर कुछ भी करते नहीं हैं। और बात करें अजय राय की, तो अजय राय जो थे वो कल उनके
स्वागत समारोह रखा गया था, लोगों से मिलने का मंथन रखा गया था। और उसके बाद में जब अयोध्या पहुंचे वो, सबसे पहले तो वो प्रभु श्री राम लला के दर्शन करते हैं, उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद में अपने कार्यक्रम स्थल पे जाते हैं, जहां पर कई कुंटल मछली का दावत जो था वो दिया गया था। देखिए, सावन के पवित्र महीने में इस तरीके का कार्य काफी निंदनीय है। अयोध्या का संत समाज है जो वो लगातार नाराज है। यहाँ के जो विधायक हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वही नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, और जो बाकी पार्टियां हैं उनमें कहीं नाराजगी नहीं दिखाई पड़े। ऐसा कोई मुद्दा होता है या फिर कोई और भी मुद्दे होते हैं जो बीजेपी के द्वारा किए गए हों या बीजेपी शासित राज्यों में किए जाते होते, तो फिर लगातार मुद्दे उठते हुए नजर आए हैं। देखिए, अयोध्या शक्ति, ये भी बताइएगा अपने में कि इस एक पूरे गरिमा मामले को बनाए लेकर क्या रखी है। कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने आया? क्या अजय राय की तरफ से कोई बयान आया है? जी, अभी तक तो ऐसी कोई खबरें हमारे सुनने में नहीं आई हैं कि बयान जो है स्पष्टीकरण का वो नहीं सुना है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण वो देंगे, क्योंकि पहले तो सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे करके वो पलड़ा झाड़ लेंगे। देखिए, लोग ट्रेंडिंग पे आने के लिए ये सारे कार्य करते हैं कि पहले सनातन को बदनाम किया जाए, नाम लेकर के हम ट्रेंडिंग पे आ जाए, उसके बाद में माफी मांग ले। तो ये सारी चीजें जो है वो लगातार चल रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने आप को दिखाना चाहता है, तो दिखावटी के चक्कर में कहीं ना कहीं ये हिंदू की आस्था को लगातार ठेस पहुंचाते हुए नजर आते हैं लोग। ऐसा ही क्यों है कि हिंदू की आस्था पे ठेस पहुंचाया जाता है, और जो धर्म है उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाने की इनकी जरूरत नहीं होती है। और बात करें हम यहाँ पे अयोध्या की, देखिए अयोध्या विश्व का केंद्र है। यहाँ पे जो राम जी की नगरी है, ये पूरे विश्व में जाना जाता है। अगर यहाँ से इस तरीके का कार्य सामने देखने को मिले तो काफी निंदनीय होता है, और वो भी जो पार्टी लगातार अपने को बिल्कुल बताती शक्ति, है और कि देखने हम वाली बात कि इस पूरे लगातार। मामले को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सीधा आपको लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंकी संगठन ने जारी की है नई हिट लिस्ट। लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन ने धमकी दी है। घाटी के कश्मीरी पंडितों के नाम और पता शामिल है। धमकी के बाद अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां हैं। तो लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन ने यह धमकी दी है, उसके बाद से लगातार सुरक्षा कर्मियां हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। धमकी के बाद से घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें कई कश्मीरी पंडितों के नाम भी हैं, और कश्मीरी पंडितों को ये धमकी लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन ने यह धमकी दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। घाटी के कश्मीरी पंडितों के नाम और पता इसमें शामिल है। धमकी के बाद से खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और लगातार अंदरूनी खाने तहकीकात जारी हैं। ये हिट लिस्ट जारी की गई है आतंकी संगठन की तरफ से। प्रॉक्सी आतंकी संगठन बताया जा रहा है जिनकी तरफ से ये धमकी मिली है। लिखित में ये धमकी दी गई है। घाटी के कश्मीरी पंडितों के नाम और उनके एड्रेस इसमें शुमार किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। धमकी के बाद से खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। और दूसरी तरफ घाटी में खासतौर पर एलओसी से जो सटे इलाके हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिनेश मोनो9 पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, धमकी भरा एक मैसेज आया है और इसमें कश्मीरी पंडितों के नाम और उनके एड्रेस शामिल है। क्या कुछ जांच पड़ताल में अब तक निकल कर सामने आया है? आप बता दें कि लगातार जो लश्कर का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है उसकी तरफ से ये पत्र जो है जारी कर कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग कश्मीर घाटी में रह रहे हैं उन्हें जो है धमकी दी गई है। ये तीसरी बार है कि जब आतंकी संगठनों और कट्टरपंथियों की तरफ से ये धमकी भरा पत्र जो है जारी किया गया है। इसमें जो है चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें जो है उनकी निजी जानकारी, उनका पता और उनके जो गाड़ियों के नंबर है वो इसमें जो है लिखे गए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जो है इसे गंभीरता से लिया है और कश्मीर घाटी के तमाम इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी है। क्योंकि लगातार आतंकी संगठन बुखलाए हुए हैं। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें कश्मीर घाटी में थी लंबे समय से जो वहां पे थी, उसे जो है सरकार द्वारा उन्हें जो है अब उन्हें जो है दिया जा रहा है। इसे लेकर जो है आतंकी संगठन और कट्टरपंथी लोग जो हैं वो काफी बुखलाए हुए हैं और लगातार इस तरह के जो पत्र है वो लगातार जारी कर रहे हैं। क्योंकि ये तीसरा पत्र जो है अब जारी किया गया है। इसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और लगातार कश्मीर घाटी में जो अब कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा भी वहां पर पुख्ता की गई है। जी
बिल्कुल। और दिनेश, क्योंकि ये धमकी के बाद से घाटी में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, क्या वहां पर ओजीडब्ल्यू से भी पूछताछ हो रही है? वहां के जो मुकामी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है? जी, फिलहाल अभी जो जानकारी हमें मिल पाई है कि ये लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है, उसकी तरफ से ये जो है चिट्ठी जारी की गई थी। इस चिट्ठी में जो है कश्मीरी पंडित समाज को जो है धमकी दी गई थी और उन्हें जो है कश्मीर का गद्दार जो है वो बताया गया था। चिट्ठी जारी होने के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है और उस पूरे मामले की जांच जो है लगातार की जा रही है। कि ये पता लगाया जा रहा है कि ये चिट्ठी जो है कहां से जारी हुई है और किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है कश्मीर घाटी तक पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है अब की जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से जो कश्मीरी पंडित जो समाज के लोग जो है कश्मीर घाटी में रहते थे, जहां पे उनके लिए कैंप जो है वो बनाए गए थे, उनकी सुरक्षा भी जो है पुख्ता कर दी गई है। पत्र जारी होने के बाद जो है तमाम इलाकों की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जी ठीक दिनेश, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं, दिल्ली में स्वाइन फ्लू पर हाई लेवल मीटिंग है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने यह बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया की समीक्षा होगी और चिकनगुनिया की स्थिति पर भी मंथन होगा। अस्पतालों की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। बीमारियों की रोकथाम पर अहम निर्देश दिए जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। फील्ड निगरानी और विभागीय तैयारियों की समीक्षा भी होगी। तो लगातार इस बीच कई केसेस सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो दिल्ली सचिवालय में ये मीटिंग, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया की इसमें समीक्षा होने वाली है। साथ ही आपको बताते चले कि इस बीच जो है चिकनगुनिया की स्थिति पर भी मंथन होगा और अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा सकता है। बीमारियों की रोकथाम पर क्या कुछ कदम उठाना चाहिए इसको लेकर भी निर्देश पारित किए जा सकते हैं। फील्ड निगरानी और विभागीय तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तो बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, आज बड़ी बैठक है, स्वास्थ्य मंत्री ने ये बैठक बुलाई है क्योंकि लगातार इस बीच कई ऐसे बीमारियों की खबरें हैं जो आ रही हैं। स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू, मलेरिया हो गया, इसकी समीक्षा की जाएगी। देखिए, आज तकरीबन 2 बजे के आसपास सचिवालय में तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जो है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई है। और इस बैठक में जो पिछले कई समय से लगातार अलग अलग बीमारियां चल रही है उसको लेकर और खास तौर पर क्या तैयारी है दिल्ली सरकार, उसकी समीक्षा एक बैठक है। हाल ही में हमने देखा था कि 21 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ दिल्ली सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बैठक की थी और उन्होंने तब साफ तौर पर कहा था कि पूरी तरह से दिल्ली तैयार है और दिल्ली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, डॉक्टर कमी है ना बेड की कमी है। तो उसी तमाम मसलों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक 2 बजे करीबन बुलाई गई और इस बैठक में जो हालात है पूरे दिल्ली के और किस तरह से और क्या सुविधा बेहतर दी है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल। और साथ ही अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा और उसी बुनियाद पर आगे दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। पंकज जी बिल्कुल, देखिए तमाम क्योंकि 21 अगस्त जो बैठक हुई थी उसमें तमाम अधिकारियों साफ तौर पर कहा था कि किसी भी अस्पताल में बेड की कमी ना हो और किसी भी तरह से किसी मरीज को बिना इलाज के ना भेजा जाए, इसको लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे और माना जा रहा है कि इसको लेकर भी जो है आज तमाम रिपोर्ट्स ली जाएंगे और उसको लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है और माना जा रहा है जहां भी कुछ कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। पंकज, क्योंकि स्वाइन फ्लू और डेंगू मलेरिया के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता की बात भी है, इसके रोकथाम को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जरूर जाएंगे। अब तक के आंकड़े क्या कुछ बता रहे पंकज? देखिए, तकरीबन 1600 के आसपास के जो आंकड़े हैं वो निकल कर आए हैं। तो ऐसे में लगातार दिल्ली सरकार जो है लगातार वो तमाम मामलों, सबसे अच्छी बात ये है कि इस मामले में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार लगातार निगरानी दे रही है, लगातार जांच कर रही है और जो भी इसमें मामले में जो भी बीमार पड़ रहा है या जो भी क्रिटिकल उसका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको उसी तेजी से आंकड़े कम भी हो रहे हैं क्योंकि इलाज लगातार जो प्रॉपर दिल्ली सरकार के अलग अलग अस्पतालों में मिलता नजर आ रहा है। ठीक पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है, बेहद खास ये पूरी मीटिंग मानी जा रही है। चिकनगुनिया की स्थिति पर भी मंथन होगा, साथ ही आने वाले समय में अस्पतालों को दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि है आज और दिल्ली के अरुण जेटली पार्क में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने दी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि। दिल्ली के राज्यपाल अरुण जेटली पार्क पहुंचे और दिल्ली के सांसद भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो कई दिग्गज इस बीच पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो दिल्ली के अरुण जेटली पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां सीएम रेखा गुप्ता ने भी अरुण जेटली को श्रद्धा सुमन अर्पित की हैं। दिल्ली के राज्यपाल भी मौजूद रहे। इस बीच तमाम दिग्गज कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आदरणीय अरुण जेटली जी ना केवल देश के एक बड़े नेता, भारत के लिए हर पल सोचने वाले थिंक टैंक और अनेकों ऐसे क्षण जिसमें देश को ज़रूरत थी, मुसीबत के क्षण थे, तो एक पॉलिटिकल एडवाइज़र के नाते, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के नाते, एक लीगल एडवाइज़र के नाते माननीय अरुण जेटली जी ने सदैव देश की सेवा की और एक बड़ा लंबा कार्यकाल कॉलेज यूनिवर्सिटी से शुरू होते हुए उन्होंने देश के सर्वोच्च पदों पर रह करके इस देश की सेवा की। मेरे लिए तो वो गार्जियन थे और सदैव उन्होंने हमेशा आगे भी बढ़ाया, हमें हमेशा सपोर्ट किया। खासकर यूथ को वो हमेशा एडमायर करते थे और मौके भी देते थे। मैं आज उन्हें बहुत याद कर रही हूँ और ऐसे मिस कर रही हूँ कि आज वो होते तो मुझे इस दिल्ली को चलाने में उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता और बहुत अच्छा और भी अच्छा काम हम कर सकते हैं। पूज्य श्री अरुण जेटली जी हम सभी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़े स्तंभ करके रहते थे। सामाजिक जीवन में उन्होंने बचपन से स्टूडेंट्स लाइफ से लेके उनकी अंतिम क्षण तक मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया। अरुण जी की गैर हाजिरी हम सभी के लिए सदैव हमको इस कमी को महसूस होगा, हमको खलते रहेगी। मैं ईश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ अरुण जी को सदैव अपने साथ रखें। अरुण जी की आदर्श हम लोगों की ज़िंदगी की पाथवे बने, हमको आगे बढ़ने में हौसला बढ़ाए। मैं ईश्वर के सामने ही प्रार्थना करता हूं। अरुण जेटली जी देश के कुशल नेता, विचारक और वकील थे। कठिन से कठिन मुद्दों को भी बहुत सरल तरीके से और शांति से वो समझा भी देते थे और सुलझा भी लेते थे। लेकिन अरुण जी की जो सबसे बड़ा गुण था वो उनके अंदर की मानवता और प्रखर राष्ट्रवाद था। और उनके पूरे जीवन पर अगर आप नज़र डालोगे तो छात्र जीवन से जहां एक और इमरजेंसी के कालखंड में जेल भी भुगती, वहीं पे अटल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, डिफेंस, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, ऐसे अनेकों कॉमर्स जैसे मंत्रालयों में भी अपना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम सब अपनी ओर से दे रहे हैं। हम सब के लिए तो वो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, इन तीनों भूमिकाओं में रहे और हम उनको बहुत मिस करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में 19 महीने इमरजेंसी में जेल में रहे। वो एक ऐसे युवा थे जो सबसे कम आयु के जो लोग मीसाबंदी बने उनमें से एक श्री अरुण जेटली जी थे। ये इस बात को दर्शाता है कि संघर्ष उनके खून में था, संघर्ष उनके बाल्यकाल, उनके विद्यार्थी जीवन से था और एक साफ सुथरी छवि के साथ एक स्पष्ट वक्ता के रूप में, एक प्रखर वक्ता के रूप में, एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में, एक संसद सदस्य के साथ साथ एक मंत्री के रूप में, एक नेता विपक्ष के रूप में और एक पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में वो हमेशा। आज देश के वो नेता जिन्होंने समाज के लिए और राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज की और अन्य दलों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखते हुए समाज की सेवा की है, ऐसे आदरणीय अरुण जेटली जी की आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं।
वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश के अंदर टैक्स का बड़ा रिफॉर्म लेकर के आए। जो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का रिफॉर्म था, उस बात के लिए उन्हें हमेशा स्मरण किया जाएगा। और वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थे, राजनीतिक सामाजिक। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अरुण जेटली की पुण्यतिथि को लेकर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। दत्तात्रेय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अरुण जेटली जी को आज सब याद कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अरुण जी आज भी युवाओं के लिए, देशभक्तों के लिए एक आदर्श है। ए विजनरी स्टेट्समैन जिन्होंने वर्तमान को समझते थे, अतीत को समझकर भविष्य के बारे में दृष्टि रखकर देश के हित में, मानवता के हित में वो हमेशा सोचते, करते, कहते थे। और ऐसे एक नेता आज सबको आदर्श भी है, याद भी करना चाहिए। और हमारे मित्र लाइफ लॉन्ग हमारे मित्र रहे, इससे मैं ज़्यादा करूँ। देखिए दत्तात्रेय जी को आप सुन रहे थे, जो कि कर्नल सेक्रेटरी हैं संघ के। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं। नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि है, आप सब एकत्र हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो उनकी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मैं उन भाग्यवान लोगों में से हूं जिनको अरुण जेटली जी के साथ मीटिंगों में बैठने का, प्रवास करने का, कार्यक्रमों में मंच शेयर करने का और उनका व्यक्तिगत सलाह और मार्गदर्शन लेने का अनुभव प्राप्त हुआ है। अरुण जी एक विजनरी नेता थे। उनके ग्रास्पिंग के बारे में पूरा देश जानता है। हर व्यक्ति का आकलन करके उसको योग्य काम देना और उसको सेटिस्फाई करना, ये उनकी विशेषता थी। भारतीय जनता पार्टी के योगदान, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। अनेक राज्यों की जीत में स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई होती है और डाउन टू अर्थ रहने वाले इस प्रकार की उनकी इमेज थी। तो हमारे लिए उनके जाना, ये उनके परिवार की, उनके केवल पार्टी की क्षति नहीं है, पूरे देश की क्षति है। प्रदेशवासियों के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखी है। रक्षाबंधन का पावन पर्व परिवार को जोड़ता है। रक्षाबंधन समाज में यहाँ पर आत्मीयता जगाता है। हमारी सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और हमने बहन बेटियों की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी है। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। रक्षा सूत्र के संकल्प को आचरण का हिस्सा बनाएं। बहन बेटी की सम्मान, सुरक्षा का संकल्प ले। सुरक्षा बल पुलिसकर्मियों को भी रक्षा सूत्र बांधे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चिट्ठी प्रदेशवासियों के नाम लिखी है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं के साथ ही कई बातों का जिक्र इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। खबर महाराष्ट्र से। नागपुर में क्लोरीन गैस लीक हुआ है। वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 से 5 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। कई लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। गैस रिसाव पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो नागपुर में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। प्रभावित इलाकों के लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तकरीबन 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 से 5 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। जानकारी के अनुसार नागपुर के गोधनी इलाके में सोमवार को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। गोधनी नगर पंचायत द्वारा संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव की घटना के बाद करीब 40 लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें होने लग गई। प्रभावित लोगों में 8 से 10 कर्मचारी और आसपास रहने वाले 20 से 25 लोग शामिल हैं। गैस रिसाव के बाद लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं अन्य मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है।
उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। ये हुआ तो यहाँ पे मेरे पूरे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है और एक धुएं टाइप दिख रहा है, तो उन्होंने तुरंत कॉल किया मानकापुर पुलिस स्टेशन को। ये प्रीमाइसेस आता है उनके अंडर में। तुरंत वहाँ पे पीआई साहब पूरे अपनी टीम के साथ आए और वो जो गैस लीक हो रही थी उसके कारण स्मेल आ रही थी, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे पीआई साहब ने पूरे यहाँ के लोगों के घर घर जाके उनको पूरा रेस्क्यू किया है और उन्होंने उनके ही पुलिस वैन से ही उनको एम्बुलेंस तक के लेके गया। और जो लोग को प्रॉब्लम हुई है तो अब तक के ऐसा मालूम पड़ा है कि 40 लोग एडमिट किए गए थे, जिसमें अब तक के 12-13 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3 लोग अभी भी आईसीयू में। और पुलिस प्रशासन तो हमारी मदद रात में 12:30 बजे से कर रही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान रहा है जो यहाँ पे सीपीआर एसडीआरपीएफ जो यहाँ पे काम कर रही है, तो ये भी रात से यहाँ के सिटीजन्स के लिए काम के बाद चूंकि सबसे पहले सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस यहाँ पहुंची और जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालना शुरू की। उसके बाद बैरिकेडिंग लगाए। हमें भी सूचना मिला, हमसे पहले हमारे फायर डिपार्टमेंट को मिला सूचना। फायर सबसे पहले यहाँ पे पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मुझे पता चला, यानी एनडीआरएफ, डीस, ओसीडब्ल्यू, ये सारी टीमों को जब पता चला, सारी टीमें बिल्कुल त्वरित गति से यहाँ पे पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। सारे लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से ये ऑपरेशन सफल हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। किसी भी प्रकार का कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ लोग को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए। अभी भी 20 की संख्या में शायद हॉस्पिटल में हैं। प्रिकॉशन तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो मटेरियल गिरे हुए हैं, तो उससे वहाँ पे जो गैस है उसका एहसास किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे अभी पब्लिक का आना जाना कम रहे और अंदर जो कैंपस है उसको 2-3 दिन के लिए सील कर दिया जाए तो बेहतर है। क्लोरीन गैस का लीकेज होने की जानकारी प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया। कुछ लोग खुद होकर हॉस्पिटल गए। रात को हमारे डीसीपी अन्नपूर्णा सिंह मैडम, डीसीपी मृखिलकर सर, ये वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आए थे। उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा के उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में एनडीआरएफ, ओसीडब्ल्यू और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है और इसमें 40 लोग जो है अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसके अलावा 12 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी सिचुएशन बहुत सारी कंट्रोल में है। पैनिक होने की कोई जरूरी नहीं है और पुलिस का आह्वान है कि अफवाहों के ऊपर भरोसा मत करो। खबर देवरिया से है। इस्लामिक झंडे को लेकर हड़कंप मच गया। झंडे पर AK-47 की तस्वीर से हड़कंप मचा है। AK-47 की तस्वीर वाले झंडे का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल देवरिया के मझौली राज कस्बे में इस्लामिक झंडे पर AK-47 की तस्वीर बने होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों को इस बीच गिरफ्तार भी किया गया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई। कदम मझौली राज में मोहम्मद अक्षर उर्फ शमशुद्दीन निवासी वार्ड नंबर 8 के घर के सामने एक इस्लामिक झंडा जिसके नीचे AK-47 का फोटो बना हुआ है को उतारते समय किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि उस झंडे को वार्ड नंबर 8 निवासी मोबिन पेंटर द्वारा बनाया गया था। घटना के संबंध में 3 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।
देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज में इस्लामिक झंडे पर AK-47 की तस्वीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा झंडा मझौली राज के वार्ड नंबर 8 निवासी मोबिन पेंटर ने तैयार किया था, जिसे एक मकान पर लगाया गया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर झंडे पर AK-47 की तस्वीर बनाने के पीछे क्या वजह थी और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके में शांति व्यवस्था सामान्य है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। न्यूज इंडिया के लिए देवरिया से संदीप कुमार। खबर बिहार से। बिहार में एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस बीच सीतामढ़ी में अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। देर रात अस्पताल पहुंचे निशांत कुमार मरीजों से उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली है। ड्यूटी से नदारत मिले कई डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी लापरवाही पर निशांत कुमार ने। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दानापुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। सड़क पर दौड़ाकर नाबालिग को गोली मारी गई है। कंधे में गोली लगने से नाबालिग जख्मी हो गई। तो घटना के बाद से दोनों आरोपी मौके से फरार हैं। तो दानापुर में नाबालिग लड़की को गोली मारी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सड़क पर दौड़ाकर नाबालिग को गोली मारी गई। दानापुर का ये पूरा मामला। CCTV से आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। आसपास के CCTV को भी खंगालने का काम किया जा रहा है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। तो दानापुर बिहार का ये पूरा मामला है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नाबालिग लड़की को गोली मारी गई, वजह क्या रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिलहाल परिवार वालों से भी पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है और आसपास के CCTV को खंगालकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। तो घटना के बाद से दोनों आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल उनकी तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। आसपास के CCTV को भी खंगालने का काम किया जा रहा है। तो बिहार के दानापुर का ये पूरा मामला। तो घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। काफी फिल्मी अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल उनकी तलाश में पुलिस की टीम तहकीकात में जुटी है। गिनी की राजधानी कोनाक्री में बड़ा हादसा हुआ है। कचरे का पहाड़ ढहने से 30 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद धंसा कचरे का पहाड़। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे में फंसे लोगों के बचाव के लिए अभियान जारी किया गया है। गिनी की राजधानी कोनाक्री में रविवार को तड़के शहर के सबसे बड़े लैंडफिल में कचरे का पहाड़ धंस गया। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि तकरीबन इस बीच जो है कई लोगों के दबे होने की खबर भी सामने आई। बारिश के बाद कचरे के ऊपर से पानी भरा और इससे लैंडस्लाइड हुई है और पास की झोपड़ियां मलबे में दब गई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल और कई लोग बेघर हो चुके हैं। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्री गिनी का ये पूरा मामला, जहां राजधानी कोनाक्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। 30 लोग इसमें मर गए हैं, कई इस मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। रेस्क्यू भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।